अमरीकी सदर ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 10 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान तो कर रखा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये हमले ना करने के ऐलान के बावजूद इसराइल ने ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला किया है। इसराइल ने ईरान के एक बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और एक सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का यह कहना है कि सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर लिए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम सऊदी अरब के साथ अपनी महारत और निज़ाम फराहम करने और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। चीन ने भी ईरान पर जोर दिया है कि जंग की बजाय बातचीत को फोकियत दी जाए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इज़हार करते हुए जोर दिया कि मसाइल का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात है। अब दुनिया की जो बड़ी ताकतें, खासतौर पर चीन और रूस, इस तनाज़े को किस तरह से देख रहे हैं, उनका इस जंग में क्या किरदार हो सकता है और खित्ते में और दुनिया में ताकत के तवाज़ुन पर यह मामलात किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, इस हवाले से प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। माहिर आलम डॉक्टर आदिल सुल्तान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आदिल सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आदिल सुल्तान साहब, एक तो इस जंग के आगाज से लेकर अब तक ये जो दो बड़ी ताकतें हैं, रशिया एंड चाइना, आपके ख्याल में वो इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से जो है वो देख रहे हैं? क्या वो अपने आप को लाताल्लुक रख रहे हैं या फिर उनके सामने कुछ बड़े मकासद हैं? जी, ये दोनों कंट्रीज, इनके बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट एट स्टेक है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग करता है ईरान का, तो जैसे हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर जैसे इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन चूंकि रशिया और चाइना जो एक तकरीबन आप कह लें कंपीटिंग पावर है यूनाइटेड स्टेट्स के, तो वो इसको काफी कॉशियसली देख रहे हैं। एक्टिवली वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बिकॉज इस वक्त इतना बड़ा मेस है, और अगर वो कोई भी एक साइड लेते हैं तो प्रॉब्लली ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। तो वो इस चीज को मेरा ख्याल है अभी एक सब्र और तहम्मुल से कर रहे हैं, और जो थोड़ी बहुत वो सपोर्ट कर सकते हैं ईरान को, या एक तरह से जो पीस प्रोसेस चल रहा है, जो कि बात हो रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ या ईरान के बीच में जो मीडिएशन का हो रहा है, तो उन्होंने इसको बड़ा पॉजिटिवली सपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि उनके स्टेक्स तो बड़े ज्यादा है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अच्छा, लेकिन एक बड़ा इशू जो जंग में हाईलाइट हुआ वो आबी गुजरगाहों का है और उनकी अहमियत का। किस तरह से आप देखते हैं कि मुस्तकबिल में जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे या जंगें होंगी, उनको ये मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट उसकी डायरेक्शन को किस तरह से डिफाइन कर रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईरान ने तो अभी डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि जैसे बाकी कंट्रीज जो है पनामा कैनाल में या यूनाइटेड स्टेट्स अपने एरियाज के अंदर जो अपने अपने जो गुजरगाहें हैं, इस तरह की आबी गुजरगाहें, उन पे वो एक तरह से वो टैक्स लेते हैं। तो ईरान को भी एक अपॉर्चुनिटी अभी मिल गई। अभी तक तो वो कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन इसकी जो सिग्निफिकेंस जिस तरह से उभर कर आई है कि जिस तरह से इसने पूरी एक ग्लोबल इकोनॉमी को होस्टेज कर दिया है, तो आई थिंक कि जो फ्यूचर में अब इसकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से होती है। ईरान ने तो बड़ा क्लियर कहा है कि वो परमानेंटली इसका जो कोई एक लेजिस्लेशन भी बना रहे हैं अपना डोमेस्टिक, ताकि इसमें जो भी आगे ट्रैफिक गुजरे या जो भी इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसमें ईरान का शेयर होना चाहिए। अब ये किस हद तक होता है ये एक अभी तक अभी से कहना जरा बड़ा मुश्किल है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का, चूंकि ईरान ने एक और चीज भी की है कि यहाँ से जो गुजर रहे हैं वो डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे। जिन्होंने डॉलर में कंज्यूम खरीदा हुआ है वो ऑयल वगैरह, तो वो यहाँ से नहीं गुजर सकते। तो उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव जो युआन का करेंसी बेस है जिस तरह से उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब इससे जो है चाइना के इंटरेस्ट तो बड़े सर्व होते हैं, इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा था चाइना इसको बड़ा कॉशियसली देख रहा है, बिकॉज ये खाली हरमोज की बात नहीं है। फ्यूचर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जो पेट्रो डॉलर की हम बात करते थे कोई 40 साल से जो एक अरेंजमेंट चल रहा था, बाज लोग कहते हैं कि वो ट्रीटी था 1974, तो वो ट्रीटी नहीं था, एक अरेंजमेंट था। तो वो भी एक चैलेंज हो गया है कि आइंदा से अगर ईरान इसको असर्ट करता है और कंट्रोलफुल उसका होता है, तो वो किस तरह से पेट्रो डॉलर पे जो एक उसके बेस के ऊपर सारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो अनफोल्ड या अनरेवल किस तरह से होती है, और चाइना उसमें डेफिनेटली एक मेजर बेनिफिशियरी उभरेगा। अगर कोई जंग रुकने की राह बनती है तो आपके ख्याल में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस तरह से रीडिफाइन कर सकता है ग्लोबल अलाइनमेंट्स को? जी बिल्कुल। यूक्रेन रशिया के वॉर के बाद हम बहुत सारी कयास रैया कर रहे थे, लेकिन वो एक तरह से रीजनल वो हुआ है।
लेकिन ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में जहां पे ईरान अकेला एक साइड पर है और वो दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल, दो दुनिया की आप कह लें कि जी बेस्ट मिलिट्रीज इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट के, जो उनके पास असला है, जिस तरह से उनको उसने सिंगल हैंडेडली किस तरह से चैलेंज किया। तो इससे काफी सारे लेसन्स जो है बाकी कंट्रीज के लिए भी है कि मिलिट्री अलोन विल नॉट डिसाइड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। आपके पास अगर कोई इस तरह की स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी होती है, आपकी ज्योग्राफी इस तरह से होती है, या आपकी नेशन भी आपके साथ हो जाती है और आपकी लीडरशिप खड़ी होती है, तो जैसे हम वॉर की हमेशा बात करते थे कि जी वॉर्स खाली आप मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ नहीं लड़ते, तो ईरान ने वो चीज एक तरफ से जाहिर कर दी है कि एक तरफ तो पूरी एक पावरफुल एयरफोर्स है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है, पावरफुल नेवी है। अब वो मरीन्स की बात करें तो ईरान के पास तो ये सारी चीजें नहीं है। तो उन्होंने एसिमेट्रिक वॉरफेयर के कुछ नए रूल्स डिफाइन किए, जो कि बाकी भी रीजनल कंट्रीज उसको बड़ा इंटरेस्टिंगली मॉनिटर कर रहे होंगे। और डेफिनेटली आगे जो आप जिस तरह से अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, ईरान, हम इधर चीयर लीडिंग नहीं कर रहे ईरान की, कि बाज लोग समझते हैं कि अगर हम ईरान की उसके हम तारीफ कर रहे हैं या उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं या उनकी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जो उन्होंने एक स्टैंडिंग ली है, इट्स नॉट अबाउट चीयर लीडिंग। लेकिन ऑब्जेक्टिवली फैक्ट्स के बेसिस पे कहें कि एक तरफ पावरफुल, टू मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज और एक तरफ ईरान, तो अगर देखा जाए तो ईरान एक तरह से जंग तो जीत चुका हुआ है। बेशक उसको नुकसान बहुत हुए, लेकिन अगर आप दोनों को ऑब्जेक्टिवली देखें इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज, तो यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल अभी तक अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सके। ईरान अपने जो है जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स है एटलीस्ट उन्होंने उसको डिफेंड किया और किसी हद तक अचीव भी किया है। ठीक है, और आपके ख्याल में ये जो जंग है वो खलीज की जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसको किस तरह से रीडिफाइन कर रही है? उसको देखिए, अभी तक तो ये खलीज के ममालिक जितने भी एक बोरोड सिक्योरिटी पे रह रहे थे, एक इल्यूजन था उनका कि कभी कोई थ्रेट होगी तो यूनाइटेड स्टेट्स उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा लेसन इस सारे कॉन्फ्लिक्ट से निकल रहा है कि ये ममालिक जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो गए इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो इजराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान है। तो अगर कोई रैशनल लीडर होंगे, और जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स उनको ट्रीट कर रहा है, आपने स्टेटमेंट्स कुछ सुनी, जिस तरह से सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में भी ट्रम्प साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, तो मेरा ख्याल ये एक रियलाइजेशन तो उनको आनी चाहिए कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर जैसे कतर के प्राइम मिनिस्टर ने और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने काफी सेंसिबल बातें की है कि हम इस रीजन में हैं, थे और रहेंगे, तो इनको आपस में मिलके बैठ के कोई मैकेनिज्म करना पड़ेगा कि जहां पे किसी एक कंट्री की हेजमानी ना हो, वो किस तरह से अपने बायलैटरल रिलेशंस को डेवलप कर सकते हैं कि किसी को इनसिक्योरिटी भी ना हो। तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल भी उनके ऊपर एक कंपल्शन आएगी कि दे विल हैव टू सी कि फ्यूचर में वो किस तरह से रीजन का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डेवलप करते हैं कलेक्टिवली। अगर नहीं करेंगे तो वो सबसे बड़ा लॉस इन सारे कंट्रीज के लीडर्स का होगा या जो रूलिंग एलीट है वहां। ठीक है, और अमेरिकी सदर ने अपने खिताब में यह भी कह दिया है कि क्यूबा अगला हदफ होगा। तो आपको लगता है अमेरिकी जंगों का सिलसिला ईरान के बाद भी रुकने वाला नहीं है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स तो हमेशा से वॉर इकोनॉमी रहा है। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स, तो सबसे ज्यादा जंगें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने की है। उन्होंने अपनी एग्रेशंस की है दूसरे कंट्रीज के खिलाफ। तो ये सिलसिला तो ये उनका एक तरह से सर्वाइवल इसी तरह से होता है कि वो अपनी पावर प्रोजेक्शन करते हैं, बाकी रिजीम्स चेंज करते हैं, अगर पॉलिटिकली नहीं कर सकते फिर मिलिट्री इन्वेजन करते हैं। तो ये हमेशा से उनकी हिस्ट्री रही है। और ट्रम्प साहब जिस तरह से अपने आप को एक प्रेजेंट करते थे, और बहुत सारे लोग जो है वो उसको बिलीव भी कर रहे थे, हालांकि अगर देखा जाए तो उनका कोई इस तरह का इरादा नहीं था। तो वो जिस तरह से इराटिक उनका बिहेवियर है और जिस तरह से वो अपने एडवाइजर्स के कहने पे, मेरा चूंकि पर्सनली ख्याल है कि सारी जंग जिस तरह से हुई है, अमेरिकन मिलिट्री जो एक बड़ी पावरफुल मिलिट्री है, उनके वॉर इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ वॉर गेमिंग करते सब कुछ, उन्होंने तो ये कहा होगा कि जंग जो है हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। स्पेशली अभी बहुत पुरानी बात नहीं कि अफगानिस्तान में किस तरह ह्यूमिलिएट होके वो निकले थे। लेकिन कुछ जो एडवाइजर्स हैं उनके जो हमेशा से रहते हैं, जो नियोकॉन्स पहले हम कहते थे, अभी प्रो इजरायली लॉबीज हैं जो वो जिस तरह से इस रीजन को टर्मोइल में रखना चाहती है, और बाकी नियोकॉन्स ग्लोबली जिस तरह से टर्मोइल में रखना चाहते हैं जस्ट टू असर्ट यूएस की प्राइमेसी। तो ये तो हमेशा से चलता रहा है और चलता रहेगा।
अनलेस कि इस ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट के बाद कोई इतना सिग्निफिकेंट डैमेज हो यूनाइटेड स्टेट्स को, और फिर चाइना और रशिया भी कोई इस तरह से कोई आर्किटेक्चर की बात करे जिसपे दुनिया बाकी की सही। कंट्रीज, बिकॉज यूरोप के अंदर भी काफी कंसर्न्स हैं, नेटो के ऊपर भी काफी, नेटो कंट्रीज भी काफी इस पे कंसर्न है कि कैन दे रिलाय ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स की पावर तो हमेशा से यही रही है कि वो नेटो अलायंस को अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूज करता था, या गल्फ के अंदर कंट्रीज बिल्कुल को ठीक। अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए अचीव करता था, बेसिस बना के और सारी दुनिया के अंदर। लेकिन आज ये रिजेंटमेंट आ रही है, इनसिक्योरिटी आ रही है, मुख्तलिफ जो दुनिया के रीजन्स हैं उसमें लगता यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक आप कह लें एक इमेज, अनकंटेस्टेड अनडिफीटेबल जी। पावर, वो तो चैलेंज हो जाएगा। तो फिर किस तरह से बाकी कंट्रीज रिएक्ट ठीक, करते हैं, यूरोप राइट। अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ठीक। किस तरह से डेवलप करता है, जीसीसी से हाँ। हमने पहले बात कर दी, वो किस तरह से करते हैं आगे। तो आई थिंक ये एक प्रोसेस शुरू हो गया, अब किस तरफ चलता है ये अब अभी से अच्छा। उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि क्या डायरेक्शन ये लेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आदिल सुल्तान बात कर रहे थे कि दुनिया के सिक्योरिटी पैराडाइम को ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से रीडिफाइन कर रहा है। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक।